नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल नारायण ज्योतिष समाधान पर सभी का स्वागत है। मैं अपने सभी ज्योतिष गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज के विषय का आरंभ करता हूँ। आज का जो विषय है वो विषय इस बात पर है कि हमारे जीवन में जो हमारी कुंडली में योग होते हैं वो योग हमारे जीवन में कब फलित होते हैं। जो फलन है, जो ज्योतिष में कुंडली है, इन दोनों का बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी कुंडली में योग इस जीवन में फलित नहीं होते हैं। वो दुर्योग भी हो सकते हैं और वो आपके लिए राजयोग भी हो सकते हैं। कुंडली में नॉर्मल अगर हम देखें तो D1 से लेकर D60 तक कई सूक्ष्म कुंडलियां हैं जो 4 स्तरों पर विभाजित की गई हैं। तो जो D60 कुंडली होती है उस कुंडली में आपके जीवन के सभी जन्मों का लेखा जोखा होता है, यानी आपको कितने तरह के संसाधनों का उपयोग मिलेगा, आपके जीवन में क्या बाधाएं आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, उन सब का दर्पण D60 कुंडली में होता है। अगर समय में त्रुटि है तो D60 कुंडली पूरी तरह से बदल जाती है। D1 कुंडली में आपका संपूर्ण जो वर्तमान जीवन चल रहा है उसके सारे योग दुर्योग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ जो नौमांश कुंडली है वो यह दर्शाती है कि आपका जो D60 कुंडली में दिख रहे हैं सारे योग या दुर्योग वो इस जीवन में कितने आपको मिलेंगे। यानी कि नौमांश कुंडली बताती है कि आप इस जीवन में अपने कौन से कर्मों का फल राजयोग या दुर्योग के रूप में भुगतेंगे। अब अगर किसी को अपनी कुंडली देखकर या किसी के बताने से किसी ने कोई योग बता दिया, कोई दुर्योग बता दिया और आप परेशान हैं कि ये तो मेरे साथ हो सकता है, तो उसको हम कैसे समझें कि उसकी संभावना कितनी है। तो कुंडली में जब भी हम आकलन करते हैं तो सबसे पहला स्थान होता है कि हम कुंडली में ये समझें कि कोई घटना होने की संभावना कितनी है, यानी किसी सिचुएशन या इवेंट का प्रॉमिस क्या है। सेकेंड स्टेज पर हम यह देखते हैं कि वो जो प्रॉमिस आपको D1 कुंडली में दिख रहा है यानी लग्न कुंडली में दिख रहा है, वो प्रॉमिस आपके किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई दुर्योग या कोई राजयोग दिख रहा है। अब वो राजयोग आपको किस क्षेत्र में फलित करेगा, तो आप उसके लिए अन्य सूक्ष्म कुंडलियों का आकलन करवाइए। जैसे कि D3 कुंडली बताती है कि आप अपने जीवन में कर्मों या अपने संघर्षों से क्या प्राप्त करेंगे, या आप अपने जीवन या कर्मों का संघर्ष कहाँ पर व्यय करेंगे। अब वो आपकी अच्छाई के लिए हो सकता है या आपकी परेशानियों से उबरने के लिए हो सकता है। ऐसे ही D4 कुंडली बताती है कि आपको भौतिक जीवन में कौन से साधन मिलेंगे, कहाँ परेशानी होगी। इस तरह से हर कुंडली बताती है। अब आपने ये तो समझ लिया कि कौन सी घटना किस क्षेत्र में हमारे जीवन में घटित होगी। इसके बाद बारी आती है कि ये घटित कब होगी। आपको किसी ने बता दिया कि आपके पास तो बहुत बड़े वाहन का योग है, लेकिन वो वाहन कब आएगा। किसी ने बता दिया आपके साथ किसी बीमारी का योग है, वो बीमारी कब आएगी। या आपको लग रहा है कि आपको तो कोई राजपद मिलने वाला है, सरकार से लाभ होने वाला है, आपकी लॉटरी निकलने वाली है, लेकिन वो कब निकलेगी। तो ये जो कब का सवाल है, असली ज्योतिष यहीं पर आके ठहर जाता है। तो जब हम बात करते हैं, जैसे किसी ने अपने कोई घटना बता दी, पहले की बात बता दी, तो उस आधार पर हम किसी भी एक आयाम को एक साथ ला दे सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि हमारी कुंडली में 12 भाव, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, उनके 4 पद, इतने। उसके अलावा एक ग्रह की 30 डिग्री होती है, यानी 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इन सभी आयामों को देखें तो किसी एक ही कुंडली में जो योग दिख रहे हैं उनकी बनने की संभावना करोड़ों में पहुंच जाती है। अब ये जो करोड़ों की संभावना, उसमें से एक घटना को पिन पॉइंट करना ये एक आसान कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि किसी घटना के घटने का समय हम कैसे अंदाजें। तो अगर हम पराशर होरा शास्त्र की बात करें या वेदांग ज्योतिष की बात करें तो उसके अनुसार जो घटनाएं देखी जाती हैं उसमें सबसे पहले तो योग देखे जाते हैं। उस योग के बाद हमारी दशाएं देखी जाती हैं कि हम किस, मान लिया कि आपका कोई योग है जो सप्तम भाव या आपके जीवन साथी से जुड़ा हुआ है, छठे भाव यानी आपकी रोग से, शत्रुता से, सेवा से, इनसे जुड़ा हुआ है। तो ये घटना घटेगी कब, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारी दशाएं कौन सी हैं। अब जब घटना आपके साथ घट रही है तो स्वाभाविक है कि लग्न या लग्नेश का संबंध होना उस दशा में जरूरी है।
तो कहीं ना कहीं जो दशाएं होती हैं वो 4 स्तरों से 5 स्तरों तक देखी जाती हैं। जैसे हमारी महादशा है जो काफ़ी लंबे समय तक होती है, 8 साल से लेके आपकी 20 साल तक हो सकती है। इसी तरह से फिर अंतर्दशाएं होती हैं जो उसी अनुपात में कम समय के लिए आती हैं। फिर प्रत्यंतर दशा होती है, उसके बाद सूक्ष्म दशा होती है, फिर प्राण दशा होती है। हम प्राण दशा की अगर बात करें तो ये आपका दिन के घंटों में किसी घटना का बताता है कि यानी ये घटना इस दिन इस समय इस प्रहर पर आपके साथ होगी। लेकिन पूरा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जन्म समय से बहुत ज़्यादा लिंक हैं, तो जन्म समय में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी है, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो सामान्यतः हम दशा और अंतरदशा तक ही जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो प्रत्यंतर दशा तक। तो दशा अंतरदशा का समय भी 1 वर्ष तक का हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा है तो आप प्रत्यंतर दशा को ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ एक कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं। यह कुंडली है धनु राशि की। अब इसमें अगर हम बात करें कि जातक को कोई रोग की समस्या आएगी तो कब आएगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम रोग की बात करें तो हम रोग के लिए 6वें भाव को देखते हैं। अब पहले हम ये देखेंगे कि क्या जातक को रोग की संभावना है कि नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी रोग होते हैं, जो असाध्य रोग होते हैं हम उनको 8वें भाव से देखते हैं, और जो नॉर्मल रोग होते हैं उनको 6वें भाव से देखते हैं, और वो रोग जो आपको अस्पताल तक लेके जाते हैं वो हम 12वें भाव से देखते हैं। और यदि वो रोग आपके यहाँ आपके किसी अंग पर या किसी कारण से कैंची चलाने की नौबत लाते हैं तो उसके लिए हम मंगल और केतु को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सर्जरी के कारक हैं। तो अब हमने पहले देखा कि इस जातक की कुंडली में 6ठे भाव में वृष राशि है। अब वृष राशि अगर हम बात करें तो ये हमारे काल पुरुष के द्वितीय भाव की राशि है, और काल पुरुष के द्वितीय और द्वादश भाव हमारे चेहरे के ऊपर के भाग को और पैर के नीचे के भाग को बताते हैं। अब इसमें देशकाल के आधार पर समझा जाता है कि प्रथम या द्वितीय या तृतीय देशकाल के आधार पर कि ये आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो यहाँ पर 6ठे भाव में शुक्र की राशि वृष है। शुक्र जो है नेत्र के कारक हैं, शुक्र आहार के कारक हैं, शुक्र शोधन के कारक हैं। जो आपके शरीर में केमिस्ट्री होती है, रसायन जितने निकलते हैं जिनसे आपका शरीर शुद्ध होता है, उसके कारक शुक्र हैं। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि 6ठे भाव में शुक्र का संबंध बन रहा है, और उस शुक्र पर दृष्टि किसकी आ रही है, मंगल की आ रही है 12वें भाव से। मंगल पुनः सर्जरी के या काटपीट के या चोट चपेट के कारक हैं। तो यहाँ ये संबंध बता रहा है कि 6ठे भाव में अगर कोई ग्रह होता तो ये पकड़ना आसान था कि आपको बीमारी क्या होगी। तो अब 6ठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो हम पहले ये देखेंगे कि 6ठे भाव का स्वामी कहाँ गया है। तो 6ठे भाव का स्वामी 8वें में गया है, वो राहु के साथ है। अब रोग के भाव का राहु के साथ जुड़ना बताता है कि कोई ना कोई ऐसी समस्या आएगी जो आपकी गंभीर होगी, या कह सकते हैं कि आपके साथ ताउम्र चलेगी। गंभीरता के लिए तो अलग में मैटर है, लेकिन राहु से जुड़ने का मतलब है कि समस्या प्रोलॉन्ग होगी, लंबी जाएगी। तो यानी यहाँ से एक इशारा मिल गया कि शुक्र से संबंधित कोई समस्या लंबे समय तक आपके साथ चल सकती है, और राहु वहाँ जुड़े हैं तो ये भी बात होती है। अब अगर यहाँ कहें तो क्या ये आपके साथ समस्या है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे भाव के यानी 6ठे भाव के स्वामी वृष राशि के स्वामी शुक्र का संबंध आपके लग्नेश से बन रहा है कि नहीं। अगर लग्नेश से नहीं बन रहा है तो हो सकता है ये आपके दादा के साथ की घटना हो, क्योंकि राहु आपके परदादा हैं यानी ग्रैंडफादर हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि जो 6ठे भाव में समस्या दिख रही वो आपके साथ ही हो। ये अगर आपके साथ होनी है तो लग्नेश का संबंध जब बनना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने देखा कि जो शुक्र की राशि, शुक्र 8वें भाव में चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा जो कि कर्क राशि का स्वामी है वो 11वें भाव में है, तो वो शुक्र की राशि में है। तो जो ज्योतिष में राशि परिवर्तन का अगर हम प्रभाव लें तो ये दर्शाता है कि राशि परिवर्तन के अनुसार शुक्र जो है एकादश भाव में अपना फल देंगे, और एकादश भाव पर इसके लग्नेश गुरु की दृष्टि है। यानी कह सकते हैं कि अष्टमेश और गुरु का संबंध बन रहा है, यानी लग्नेश का संबंध बन रहा है। शुक्र यानी षष्ठेश का भी गुरु से संबंध बन रहा है राशि परिवर्तन के अनुसार। तो इस तरह से ये जताता है कि कहीं ना कहीं ये जो समस्या दिख रही है ये जातक के साथ होगी। अब हमने समस्या देख ली कि कुछ ना कुछ समस्या है जो जातक के साथ होगी, और क्योंकि यहाँ पर गुरु का संबंध बन रहा है, 5म भाव से बन रहा है, तो 5म भाव हमारे पूर्व पूर्ण का है। यानी ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये आपके कैरी फॉरवर्डेड, यानी कि आपके पीछे पैतृक कार्य भी हो सकते हैं आपके पूर्ण होते। यहाँ पर 2 ग्रह वक्री हैं, तो ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जो वक्री ग्रह ने आपको यहाँ दिया, और वक्री ग्रह की नज़र आपके रोग भाव के कारक से बन रही है, तो ये रोग आपको आएगा।
और वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी आपको सफलता मिलने में ना को चने चबाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर शनि जो रोग के कारक है उनकी भी दृष्टि षष्ठे से मिल रही है राशि वर्धन के अनुसार, अष्टमे से मिल रही है ग्रह स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पर ये संभावना बता रही है कि लग्नेश का, रोग के कारक शनि का, रोग भाव के स्वामी शुक्र का, अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा का परस्पर संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये रोग हमारे साथ और कुछ समस्या लेके आएगा। तो हमने बताया कि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल आप काल पुरुष की अष्टम की राशि वृश्चिक में है, यानी कि कहीं ना कहीं अष्टम का संबंध मंगल से बन रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमने बताया दूसरा भाव हमारे शरीर के ऊपर के अंग का है, जैसे हमारे कान, आँख, नाक, मुंह। तो यहाँ पर दूसरे भाव में काल पुरुष की यानी जो मकर राशि है वहाँ पर केतु विराजमान है, यानी कि दूसरे भाव में केतु का होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ सर्जरी लायक समस्या हो सकती है। 12वें भाव में मंगल भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन मंगल वहाँ स्वराशि के हैं तो ये दर्शाता है कि समस्या जो भी होगी आप उससे निकलने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि स्वराशि का कोई भी ग्रह अपने आप में बली होता है। तो यहाँ पर ये समस्या समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ दूसरे भाव को लेके, यानी शरीर के गर्दन के ऊपर के जो अंग हैं दृष्टांत के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि ये वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे जो कि आपको सर्जरी तक लेके जाएंगे। तो अगर हम शुक्र को अपने शरीर से जोड़ें तो हमारे शरीर के ऊपर के अंगों में, गर्दन के ऊपर के अंगों में एक थायराइड ग्रंथि आती है और दूसरे हमारे आँख आती है जो कि शुक्र से गवर्न होती है। तो यानी ये इशारा बता रहा है कि कहीं ना कहीं जातक को आँख संबंधी कोई समस्या होगी जो कि लंबी चलेगी, क्योंकि राहु जुड़ रहे हैं, शनि जुड़ रहे हैं और लग्नेश जुड़ रहे हैं, और वो समस्या उसको सर्जरी तक भी लेकर जाएगी क्योंकि यहाँ पर केतु और मंगल का भी संबंध बन रहा है। तो ये तो हो गया कि कुंडली में प्रॉमिस क्या है। अब हम देखेंगे कि ये घटना घटेगी कब। खंड की बात करते हैं तो हमारी कुंडली में जो एक क्रम होता है कि जो पहला भाव है वो आपकी 0 से लेकर 12 वर्ष की आयु का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी पहला भाव आपका 0 से प्रथम वर्ष, दूसरा भाव आपका 2 से तीसरा वर्ष, तीसरा भाव आपका 3 से चौथा वर्ष, ऐसे आप बढ़ते जाइए तो 12वें भाव में आपका 12 वर्ष पूरा हो जाएगा। अब अगला राउंड शुरू होता है आपके दूसरे भाव से, यानी दूसरा भाव जो होता है वो शुरू होता है आपका 13वें वर्ष से 24वें वर्ष तक। यहाँ पूरा आप एक एक आगे बढ़ते जाइए तो आपका जो 24वां वर्ष होगा वो पूर्ण होगा जाके प्रथम भाव में। इसके आगे तीसरा भाव जो होता है वो आपका बताएगा कि 25वें वर्ष से आपकी 36वें वर्ष की आयु के आयु खंड में क्या घटनाएं घटेंगी, उसके लिए तीसरे भाव में वो ग्रह मौजूद होंगे। तो यहाँ पर भावों का अगर हम प्रोग्रेशन देखें तो ये आयुखंड यानी केतु जो है दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि शायद ये आयुखंड उस जातक के जीवन में 12 से 24 वर्ष के बीच में पड़ेगा। इसके बाद अगर प्रोग्रेशन की बात करें तो जो आपका द्वादश भाव है जहाँ पर मंगल मौजूद है, अगर हम 12 से 24 वर्ष की बात करें तो वो भाव जाके आपका पड़ता है आपके 22वें वर्ष में, 23वें वर्ष में। यानी कि 23वें वर्ष में 12 से 24 तो हमने अंदाज़ा कहाँ से कि दूसरे भाव से, फिर वो वर्ष कहाँ से होगा तो या तो वो 12वां वर्ष ही हो सकता है क्योंकि प्रथम भाव में केतु, द्वितीय भाव में केतु हैं, अथवा ये 22वां वर्ष हो सकता है क्योंकि 22वें वर्ष के भाव में मंगल है। यहाँ पर संभावना 12वें वर्ष में ज़्यादा बनती क्योंकि यहाँ राहु केतु एक्सिस बन रहा है और शुक्र वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जातक को 12वें वर्ष में आँख से संबंधित समस्या बढ़नी शुरू हुई, यानी उसकी आँखों की पावर एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हुई। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, यानी कि जब उसकी आयु 21 वर्ष की थी, जब उसकी आयु 22 वर्ष की थी तो उसकी आँखों की पावर बढ़कर 7.5 पॉइंट हो गई। अब अगर ये 21वां वर्ष या 22वां वर्ष देखें तो ये आयुखंड आपका पड़ता है 11वें भाव में। ये 11वां भाव कहाँ है, जहाँ पर कि चंद्रमा, गुरु और शनि का संबंध बन रहा है, यानी यहाँ पर पहुँचकर रोग ने गंभीर रूप लिया। और यही रोग इसी वर्ष में आगे चल के जातिका को अपनी आँखों की सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के बाद उसको दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बताया कि मंगल अपनी राशि के हैं तो सर्जरी के बाद उसे सफलता मिली, लेकिन सफलता पूरी तरह से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु का संबंध बन रहा था। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो राहु अपना जो काल पुरुष का मूल त्रिकोण राशि कर्क है उसी में है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि राहु का जो प्रभाव है वो सकारात्मक जाएगा,
यानी समस्या भले लंबी हो लेकिन उसका उसके जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए, जैसा कि अभी तक उसको लग रहा है। तो ये तो हो गई कि हमने जो भावों का प्रोग्रेशन देखा। अगर हम इसको भावों के बजाय दशा के आधार पर करें तो दशा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो भाव है क्या उसकी दशा उस समय आ रही है। तो अगर हम देखें तो जातक का जो दशा चल रही थी वो शनि की दशा थी, महादशा, और उस शनि की महादशा में ये घटनाएं घटी। अब शनि की महादशा घटने का मतलब है शनि ऑलरेडी लग्नेश के साथ है, यानी दशा का संबंध लग्नेश से बन रहा है, लग्न त्रिकोण में है, लग्नेश से बन रहा है, शनि सूर्य के त्रिकोण में है यानी सूर्य स्वास्थ्य के कारक हैं, तो यानी शनि का संबंध रोग से बन रहा है और शनि स्वयं रोग के कारक हैं। शनि वक्री भी हैं और शनि यहाँ पर शुक्र की राशि भरणी, शुक्र के नक्षत्र भरणी में है, यानी शनि का संबंध नक्षत्रगत देखा जाए तो वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो यानी जो महादशा है वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ रही है, लग्न से जुड़ रही है और नवम भाव से भाग्य से जुड़ रही है, और वहाँ पर बैठे सूर्य जो उसके कारक हैं स्वास्थ्य के उनसे जुड़ रही है। सूर्य आँख में रोशनी के भी कारक हैं, और यहाँ पर गौर करना है कि सूर्य अपनी ही राशि के हैं, तो यानी यहाँ पुनः बता रहा है कि सूर्य बली है। गुरु भी अपने मित्र की राशि में है जो बता रहा है कि वो बली हैं। गुरु जिसकी राशि में है वो स्वराशि का है, यानी वो भी बता रहा है कि बली हैं। यानी सारी संभावनाएं बता रही हैं कि रोग कुछ भी हो जातक उस चीज़ से निकल जाएगा। हाँ, रोग तो आएगा क्योंकि यहाँ पर दो दो वक्री ग्रह बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अंतर्दशा की अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या अंतर्दशा में अष्टमेश आ रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव का प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है आँखों की। तो अष्टम भाव का अगर संबंध बन रहा है तो इसका मतलब ये समस्या जब अष्टमेश की दशा आएगी तब गंभीर रूप लेगी। इसका जो शुरुआती रूप है वो छठे भाव की दशा से आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ षष्ठे अष्टम में है तो या तो छठवें भाव की दशा होनी चाहिए यानी शुक्र की दशा होनी चाहिए, अंतर्दशा। शनि की तो महादशा है जो कि चलेगी 2035 तक, और यहाँ पर अष्टम भाव में जो शुक्र हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं। या तो फिर मंगल की दशा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है और शनि जो है मंगल की राशि में है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि दशा अंतर्दशा में शनि की महादशा में यदि अंतर्दशा में राहु क्योंकि अष्टम भाव में है, गुरु जो लग्नेश हैं, चंद्रमा जो कि अष्टमेश हैं, और मंगल जो कि अष्टम भाव के कारक हैं और उनकी दृष्टि है रोग भाव पे, अथवा शुक्र जो कि शनि के नक्षत्र के स्वामी हैं। अगर ये दारी दशाएं मिलती हैं तो ये संभावना जताती है कि आपका अष्टम जो है इस दौरान एक्टिव होगा। अब ये तो बात हो गई रोग की। अगर हम इसकी पिन पॉइंट करें तो आप देख सकते हैं कि गणना में कि जातिका का जो ऑपरेशन हुआ वो किस डेट में हुआ, समस्या किस समय आई। तो ये तो हो गया कि घटना का समय कैसे पता लगा, और जो घटना की परिणित है वो हमने ग्रहों के आधार पर समझ ली, क्योंकि यहाँ पर ग्रह सब आपस में संतुलित मात्रा में हैं और सहयोगी रूप में दिख रहे हैं। तो ये छठे भाव के लिए यानी रोग के लिए अच्छी बात है। यहाँ ये भी देखना होगा कि शनि और अष्टम भाव केंद्र में है, तो जो केंद्र के भाव होते हैं वो आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं, बशर्ते वो आमने सामने यानी एक साथ में नहीं हों। यानी अगर हम देखें तो यहाँ ये 4-10 का संबंध बन रहा है, और जो केतु हैं वो भी शनि की ही राशि में है, यानी सर्जरी भी अगर होगी तो कहीं ना कहीं शनि की दशा या अंतर्दशा का संबंध वहाँ पर आना चाहिए। अब क्या ये केवल रोग की बात हो गई? अब मान लिया कि शनि की अंतर्दशा तो बहुत लंबी चलेगी, 2035 तक चलेगी, तो इस दशा में क्या जातक को केवल एक ही चीज़ की समस्या आएगी रोग की? तो ऐसा तो है नहीं, और भी चीज़ें घटित होंगी। तो अब शनि की महादशा में हमें ये देखना होगा कि मुख्य क्षेत्र प्रभावी क्या होंगे। तो अगर हम भाव के प्रोग्रेशन की बात करें